नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा चिंतन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चिंतन यानी कि थिंकिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं, चिंतन के बारे में जानते हैं। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक तोड़ जोड़ यानी कि मेंटल मैनिपुलेशन किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन को मध्यस्थ प्रक्रिया मानते हैं, जो उद्दीपक को हम समस्या बोल सकते हैं तथा अनुक्रिया अनुक्रिया को हम समाधान बोल सकते हैं के बीच में होती है। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समस्या होती है, चिंतन होती है। सॉरी, माफ कीजिएगा, चिंतन होता है। क्योंकि जब हमारे सामने समस्या आएगी तो हम चिंतन करेंगे तो हम समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए चिंतन है वो बीच में होता है, मध्यस्थ प्रक्रिया माना जाता है। अब एक स्टेटमेंट है बेरोन के अनुसार है वो चिंतन की प्रक्रिया में सूचनाओं, संपर्कों, प्रतिमाओं, विचारों आदि का मानसिक तोड़ जोड़ किया जाता है। बेरोन ने का स्टेटमेंट, चिंतन की प्रक्रियाओं में सूचनाओं, संपर्कों, प्रतिमाओं, विचारों आदि का मानसिक तोड़ जोड़ किया जाता है। क्योंकि जो संज्ञानात्मक क्रियाएं होती है, सूचनाएं, संपर्कों, प्रतिमाओं, विचारों आदि का मानसिक तोड़ जोड़ किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, लगभग महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अक्सर इस स्टेटमेंट को एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे विशेषता। थिंकिंग, चिंतन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक हमारे नोट्स बुक में से है। अशोक पारिक सर, जो साइकोलॉजी के प्रख्यात विशेष जी, इस नाम से आपको वाकिफ है आप खुद, अशोक पारिक सर, जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा लिखवाए गए नोट्स का मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो से नोट्स बना सकते हो। हम चर्चा कर रहे हैं विशेषता के बारे में। तो एक नंबर बड़ी विशेषता ये है कि चिंतन की शुरुआत उस समय होती है जब हमारे सामने कोई समस्या होती है। क्योंकि चिंतन की शुरुआत समस्या से होती है। अगर हमारे सामने कोई समस्या होगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। विचार इसलिए करेंगे क्योंकि हमें समस्या का समाधान ढूंढना है, हमें समस्या के समाधान तक पहुंचना है। अगली विशेषता, चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति समस्या के सभी पहलुओं को संयोजित करता है। व्यक्ति समस्या के सभी पहलुओं को संयोजित करता है क्योंकि व्यक्ति को समाधान तक पहुंचना है तो किसी भी समस्या को पीछे नहीं रख सकता। सभी को संयोजित, संगठित करके उसके बारे में विचार करता है, सोचता है, यानी इन विचारों का मानसिक तोड़ जोड़ करता है ताकि वो समाधान तक पहुंच सके। संयोजित करता है। 3 नंबर, चिंतन में गत अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गत अनुभव आपके जो समाधान तक पहुंचने के लिए आप चिंतन कर रहे हो, तो आपके जो पिछले अनुभव है वो आपको समाधान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए चिंतन में गत अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषता अगली, चिंतन में प्रयास व त्रुटि का भी योगदान होता है या प्रयोग होता है। प्रयास व त्रुटि का भी प्रयोग होता है। बड़ी विशेषता 5 नंबर, चिंतन में अभिप्रेरणा का भी योगदान है। क्योंकि व्यक्ति सेल्फ मोटिवेट होगा तो समस्या आएगी तो विचार करेगा, चिंतन करेगा, तो उसमें विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो वो समाधान तक जल्द या
तीव्र गति से बढ़ पाएगा या तीव्र गति से समाधान तक पहुंच पाएगा। इसलिए अभिप्रेरणा का भी योगदान महत्वपूर्ण है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो तो आप चिंतन कर तो सकते हो, लेकिन उतनी तीव्र गति से नहीं कर सकते, उतना अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए चिंतन में अभिप्रेरणा का भी योगदान है। सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। कितनी बेहतरीन बात है कि सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। कैसे होते हैं? अब देखिए दोस्तों, चिंतन जब हमारे सामने समस्या आएगी तो हम चिंतन करेंगे। चिंतन किस लिए करेंगे? चिंतन इसलिए करेंगे क्योंकि हमें समाधान तक पहुंचना है। अब हमारा टारगेट है समाधान तक पहुंचना है, तो ऑटोमेटिकली हमें लक्ष्य निर्देशित ही है। समाधान तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, तो सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। चिंतन में भाषा का भी योगदान है। बिना भाषा चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपके पास भाषा नहीं होगी तो भाव पैदा नहीं होगी, भाव पैदा नहीं होगी तो हमारे दिमाग में बिंब भी नहीं बनेंगे। हम चिंतन कैसे करेंगे? इसलिए चिंतन में भाषा का योगदान है। अगली विशेषता नंबर 7, चिंतन में प्रतिमा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिमा का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भाषा होगी तो हमारे दिमाग में बिंब बनेंगे, किसी की इमेज सेट रहेगी तो हम चिंतन करेंगे। अब हम बात करते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? जिमाडो वे रुक के अनुसार चिंतन 2 प्रकार का होता है। जिमाडो वे रुक के अनुसार चिंतन 2 प्रकार का होता है, सवली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। सवली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। सवली चिंतन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोस्टिक थिंकिंग और यथार्थवादी चिंतन को बोलते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग। सवली चिंतन पर चर्चा करते हैं। ये काल्पनिक चिंतन है जिससे समस्या का वास्तविक समाधान नहीं होता है। जैसे बेरोजगार युवक का कल्पना में आईएएस बन जाना। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि सवली चिंतन है वो सिर्फ काल्पनिक चिंतन है। समस्या का वास्तविक समाधान नहीं होता है। समाधान इसलिए नहीं होता कि बेरोजगार युवक है, वो सपने देख रहा है, आईएएस बन गया तो उसमें समस्या के समाधान की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, यथार्थवादी चिंतन बहुत बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियलिस्टिक थिंकिंग शब्द से भी समझ सकते हैं कि रियलिस्ट थिंकिंग। अब हम यथार्थवादी चिंतन पर चर्चा करते हैं। यथार्थवादी चिंतन क्या है? चिंतन के इस रूप में समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढा जाता है। वास्तविक समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, जबकि सवली चिंतन में समस्या का समाधान नहीं होता। यथार्थवादी में समस्या का समाधान होगा। अब हम बात करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट, नया नया वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक ये स्क्रीन का ही पता नहीं चल रहा। हाँ, जिम्बाब्वे रुक ने यथार्थवादी चिंतन को 3 प्रकार में बांटा है। 1 नंबर अभिसारी चिंतन, 2 नंबर अपसारी, 3 नंबर आलोचनात्मक चिंतन। अब हम तीनों पर अलग अलग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। अभिसारी चिंतन, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या का एक ही समाधान अथवा एक ही उत्तर होता है। अभिसारी चिंतन नाम से भी कन्वर्जेंट थिंकिंग हम ये सोच सकते हैं कि इसमें समस्या का एक समाधान, एक ही उत्तर होता है। ये केंद्रानुमुख चिंतन है, जिसे बंद उत्तर चिंतन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। चिंतन के इस रूप में समस्या के अनेक समाधान निकलते हैं। ये केंद्र से सिरों की ओर होता है, अतः इसे मुक्त उत्तर, ओपन एंड अथवा आउट ऑफ द बॉक्स अथवा सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन,
जिसमें अलग अलग चिंतन पैदा होते यूं केंद्र से सिरों की ओर। ये केंद्र है, यहाँ से सिरों की ओर अलग अलग विचार, ये विचार, ये चिंतन, ये विचार, ये विचार, ये विचार। तो हम कह सकते हैं कि यह है वो केंद्र से सिरों की ओर। जिसने साइंस में वो प्रकाश वाला पार्ट पढ़ा है, अभिसारी दर्पण, इससे आधार पर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। यह है अभिसारी चिंतन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि केंद्रानुमुख चिंतन होता है, क्योंकि इसमें सभी विचार वो केंद्र की ओर आते हैं, एक ही समाधान होता है। समझ सकते हो। फिर हम आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन के इस रूप में गुण दोष परखने के बाद अथवा सभी पक्षों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि आलोचनात्मक चिंतन है, इसमें गुण दोष परखने के बाद में हम जो चिंतन करते हैं वो आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। सभी पक्षों पर विचार करके जो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोष और गुण क्या है, तो समझ सकते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन। तो गाइस, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। समझना जरूर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट सीटेट जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट थर्ड ग्रेड का मान सकते हैं हम। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं, उसमें जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये वीडियो और इससे आगे के भी वीडियो हम भेजते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। हम सिर्फ एक टॉपिक पर ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो हम अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। चिंतन है वो बेहतरीन तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, शुक्रिया।